नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया को समझने के लिए। जी हाँ, और हमारा गाइड है एक काफी जानी मानी किताब लूसेंट्स कंप्यूटर। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि कंप्यूटर की जो बुनियादी बातें हैं ये असल में है क्या, कैसे बने, इनके अंदर क्या क्या है और कैसे ये हमें मतलब पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी। कंप्यूटर का संसार है तो बहुत बड़ा, पर हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे जरूरी बातें हैं ना, वो एकदम साफ और आसान तरीके से सामने रखें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर आखिर ये है क्या चीज? देखिए, अगर बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बिजली से चलने वाली। हाँ, बिजली से चलती है, बहुत तेजी से अपना काम करती है। और अगर हमने इसे निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस सही दिए हैं तो ये कोई गलती भी नहीं करती। अच्छा। इसका मुख्य काम है डेटा लेना, उसे प्रोसेस करना और फिर हमें ऐसी जानकारी देना जो हमारे काम की हो। और इसका नाम ही कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब है गणना करना। पर ये सिर्फ गणना तो नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी खासियतें कई हैं। स्पीड तो है ही, सटीकता मतलब एक्यूरेसी बहुत है। हाँ। और डेटा स्टोर करने की इसकी क्षमता वो तो कमाल की है। और सबसे बड़ी बात, ये उन्हीं निर्देशों पर काम करता है जो इसे पहले से दिए गए होते हैं। ये सिर्फ एक ताकतवर कैलकुलेटर नहीं है, उससे बहुत आगे की चीज है। सही। और ये कैसे काम करता है, इसे ठीक से समझने के लिए हमें डेटा और सूचना इन दो शब्दों का फर्क समझना होगा। हाँ, ये जरूरी है। डेटा क्या है? डेटा समझिए कि बिखरे हुए तथ्य या आंकड़े हैं। जैसे मान लीजिए क्लास के बच्चों के अलग अलग नंबर या किसी दुकान की बिक्री के रोज के आंकड़े। ठीक है। ये अपने आप में शायद कोई बहुत मतलब ना रखते हों। इन्हें कहते हैं रॉ डेटा। ये नंबर भी हो सकते हैं, अक्षर भी या कोई चिन्ह भी। और सूचना? सूचना तब बनती है जब कंप्यूटर इस सारे डेटा को लेता है, अपने निर्देशों के हिसाब से उसे प्रोसेस करता है और फिर जो नतीजा देता है वो व्यवस्थित होता है, उपयोगी होता है। अच्छा, जैसे उन नंबरों से क्लास का एवरेज निकालना। बिल्कुल, या बिक्री के आंकड़ों से ये पता लगाना कि कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिका। ये हुई सूचना मतलब प्रोसेस्ड डेटा। और कंप्यूटर ये करता कैसे है? इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 भाग? जी। कौन कौन से? पहला, इनपुट यूनिट। इसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप करना या माउस से क्लिक करना। ठीक है, कीबोर्ड, माउस। दूसरा और सबसे अहम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। हाँ, ये तो सुना है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जी, असली प्रोसेसिंग यहीं होती है। इसके अंदर भी मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। सीपीयू के अंदर भी? जैसे तुलना करना, वो करता है। अच्छा। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, सीयू। ये समझ लीजिए मैनेजर है। कंप्यूटर के सारे कामों को यही कंट्रोल करता है, अलग अलग हिस्सों में तालमेल बिठाता है। ठीक है। और तीसरा है मेमोरी यूनिट। ये डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करती है ताकि सीपीयू उन पर काम कर सके। ओके, इनपुट सीपीयू, जिसमें एएलयू, सीयू, मेमोरी। और तीसरा भाग? तीसरा है आउटपुट यूनिट, जहां में प्रोसेस होने के बाद नतीजा या सूचना मिलती है, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन पर देखना या प्रिंटर से कागज पर प्रिंट लेना। समझ गई। तो डेटा अंदर गया इनपुट से, सीपीयू ने प्रोसेस किया और आउटपुट पे नतीजा आ गया। बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया मतलब डेटा को सूचना में बदलने की ये जो पूरी कवायद है, इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ईडीपी कहते हैं। ईडीपी। और एक बात गांठ बांधने वाली है, हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू बॉक्स। हाँ, वो बिना सॉफ्टवेयर के कुछ भी नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह, प्रोग्राम्स। अच्छा, मतलब हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा? क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, पर कंप्यूटर हमेशा से इतने छोटे, इतने तेज तो नहीं थे। इनका भी तो एक इतिहास है ना? अरे बहुत दिलचस्प इतिहास है। सोचिए, गणना की जरूरत तो इंसान को हजारों साल पहले से थी। हाँ, शायद उंगलियों से शुरू हुई होगी। बिल्कुल। और फिर आया एबेकस। चीन में इसका आविष्कार हुआ हजारों साल पहले। वो मोतियों वाला फ्रेम। हाँ हाँ, देखा है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जी। फिर कई सदियों बाद 1645 में ब्लेस पास्कल नाम के एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने एक मशीन बनाई, पास्कलाइन। पास्कलाइन। हाँ, ये शायद पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मतलब मशीन से गणना, ये जोड़ने घटाने का काम कर सकता था। अच्छा, 1645 में? जी। लेकिन असली क्रांति की सोच आई चार्ल्स बैबेज से, एक अंग्रेज गणितज्ञ। चार्ल्स बैबेज,
कंप्यूटर के पितामह। बिल्कुल, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं उन्हें। उन्होंने 1833 के आसपास एक मशीन का कंसेप्ट दिया, एनालिटिकल इंजन। कॉन्सेप्ट मतलब वो बनी नहीं? हाँ, वो उनके जी पूरी तरह बन नहीं पाई। उस जमाने की तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी, लेकिन उनका जो आइडिया था वो कमाल का था। क्या था उसमें ऐसा? उसमें आज के कंप्यूटर की पूरी झलक थी। मतलब वो इनपुट ले सकती थी, डेटा स्टोर कर सकती थी, उसमें एक मिल प्रोसेसर जैसा था जो गणना करता और फिर आउटपुट भी देता। अरे वाह! और इनपुट कैसे देते? वो पंच कार्ड इस्तेमाल करने की सोच रहे थे, जैसे कपड़ों पर डिजाइन बनाने वाली मशीनों में होता था, कार्ड में छेद करके निर्देश देना। कमाल है, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जी हाँ, उनके बाद भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, जैसे हरमन होलेरिथ। उन्होंने 1880 के दशक में अमेरिकी जनगणना के लिए पंच कार्ड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिससे काम बहुत तेज हो गया। अच्छा। फिर आया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC। ये 1942 से 46 के बीच बना। इलेक्ट्रॉनिक मतलब वैक्यूम ट्यूब्स वाला? हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ इसमें, और ये बहुत बड़ा था। कहते हैं एक पूरे कमरे जितना। बिजली भी बहुत खाता था और गर्मी भी खूब फेंकता था। सोच सकती हूँ। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आया, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। जॉन वॉन न्यूमन का नाम इससे जुड़ा है। स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम या निर्देश भी कंप्यूटर की मेमोरी में ही स्टोर किए जा सकें, डेटा के साथ। इससे कंप्यूटर बहुत लचीले हो गए। इसी कॉन्सेप्ट पर बना एडवैक। अच्छा। और फिर 1951 में आया यूनिवैक 1। ये पहला कंप्यूटर था जो व्यावसायिक रूप से बेचा गया, मतलब बिजनेस वगैरह से खरीद सकते थे। तो ये तो शुरुआत थी, इसके बाद तो पीढ़ियां बदलती गईं। बिल्कुल। कंप्यूटर के विकास को हम अक्सर पीढ़ियों या जनरेशन्स में बांटते हैं, और ये बंटवारा होता है मुख्य रूप से इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी के आधार पर। हाँ, जैसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स थे। सही। पहली पीढ़ी करीब 1942 से 1955 तक। वैक्यूम ट्यूब्स, कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे और गर्म। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज यानी सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता था, बहुत मुश्किल। बाप रे। फिर दूसरी पीढ़ी करीब 1955 से 1964। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ली ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर, वो छोटे वाले? हाँ, ट्रांजिस्टर छोटे थे, कम बिजली खाते थे, कम गर्म होते थे और ज्यादा भरोसेमंद थे। तो कंप्यूटर भी छोटे, तेज और सस्ते हो गए। और प्रोग्रामिंग? अब असेंबली लैंग्वेज और कुछ हाई लेवल भाषाएं जैसे कोबॉल बिजनेस के लिए और फोर्ट्रैन वैज्ञानिक कामों के लिए आ गईं। प्रोग्राम लिखना थोड़ा आसान हुआ। ठीक है। फिर आई तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, करीब 1964 से 1975। ये थी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की क्रांति। आईसी मतलब चिप? हाँ, एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स बना दिए गए। इससे कंप्यूटर और भी छोटे, और भी तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो गए। और इसी पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर भी आए शायद? बिल्कुल। कीबोर्ड से इनपुट देना और मॉनिटर पर आउटपुट देखना आम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेहतर हुए, कंप्यूटर चलाना अब थोड़ा आसान होने लगा था। फिर आई चौथी पीढ़ी, जो शायद अब तक चल रही है। हाँ, कह सकते हैं। चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, करीब 1975 से शुरू हुई। इसका आधार बना माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब हजारों लाखों आईसीज को एक ही चिप पर बनाना। इसे कहते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पूरा का पूरा CPU एक चिप पर आ गया। अरे वाह! और इसी से पर्सनल कंप्यूटर बने। एग्जैक्टली। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी की क्रांति शुरू हुई। IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश, ये सब इसी दौर की देन है। और माउस, GUI? हाँ, माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI मतलब स्क्रीन पर आइकॉन और मेन्यू वगैरह, इन्होंने कंप्यूटर को आम आदमी के लिए बहुत आसान बना दिया। और अब पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, ये वर्तमान और भविष्य है। इसमें ULSI टेक्नोलॉजी है, मतलब एक चिप पर करोड़ों कंपोनेंट। और सबसे बड़ी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। हाँ, मतलब सोचने वाले कंप्यूटर्स। हाँ, कोशिश यही है कि कंप्यूटर खुद सीख सकें, फैसले ले सकें, इंसानी भाषा समझ सकें। लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सुपर कंप्यूटर, ये सब इसी दौर का हिस्सा हैं। कंप्यूटर अब और भी पोर्टेबल और भी पावरफुल हो गए हैं। सच में, कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हथेली में समा जाने वाले स्मार्टफोन तक, क्या गजब का सफर आया ये। है ना? और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलती है। बिल्कुल। चलिए, अब जरा कंप्यूटर के उन हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं जिनसे हम रोज इंटरैक्ट करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। हाँ, जरूर।
इनपुट डिवाइस यानी वो तरीके जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं। सबसे आम तो कीबोर्ड और माउस ही हैं। कीबोर्ड पर हम टाइप करते हैं, अक्षर, नंबर, सिंबल्स, उसमें भी कई तरह की कीज होती हैं ना, फंक्शन कीज, कर्सर कीज। जी हाँ, और माउस से हम स्क्रीन पर पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं, चीजों को खींचकर कहीं और ले जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। इनके अलावा और कौन से इनपुट डिवाइस हैं? काफी है। स्कैनर है, जिससे हम कोई फोटो या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं। हाँ, माइक्रोफोन है, जिससे आवाज रिकॉर्ड होती है। वेबकैम है वीडियो के लिए। बारकोड रीडर आपने दुकानों में देखा होगा। हाँ, वो बीप बीप आवाज वाला। वही। फिर लाइट पेन है, जॉयस्टिक है गेम खेलने के लिए। और आजकल तो टच स्क्रीन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, फोन, टैबलेट, लैपटॉप सब पर। सही कहा। ये तो हुए इनपुट। अब आउटपुट की बात करते हैं, जिनसे हमें नतीजा मिलता है। बिल्कुल। सबसे पहला और जरूरी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर या स्क्रीन। हाँ, जहां हम सब कुछ देखते हैं। पहले वो बड़े डिब्बे जैसे सीआरटी मॉनिटर होते थे। सही। अब तो पतले फ्लैट स्क्रीन वाले टीएफटी, एलसीडी या एलईडी मॉनिटर आते हैं। क्वालिटी भी बेहतर, बिजली भी कम। और दूसरा अहम आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, जो स्क्रीन पर दिख रही चीज को कागज पर छाप देता है। इसे हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर भी तो कई तरह के होते हैं। हाँ, मोटे तौर पर दो तरह के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब जो चोट करके छापते हैं। हाँ, जैसे पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वो रिबन पर पिन मारकर अक्षर छापते थे, आवाज भी करते थे। अच्छा, और नॉन इम्पैक्ट? ये बिना चोट किए छापते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, जो स्याही की बारीक बूंदें फेंकते हैं। और लेजर प्रिंटर, जो पाउडर स्याही, टोनर और लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। ये शांत होते हैं और क्वालिटी अच्छी देते हैं। हाँ, लेजर प्रिंटर ऑफिस में बहुत इस्तेमाल होते हैं। जी। इनके अलावा स्पीकर हैं आवाज सुनने के लिए, वो भी आउटपुट डिवाइस हैं। और प्लॉटर होते हैं, जो बड़े बड़े नक्शे या इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट करने के काम आते हैं। समझ गए। इनपुट डिवाइस अंदर भेजते हैं, आउटपुट डिवाइस बाहर दिखाते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की, कंप्यूटर की याददाश्त। हाँ, मेमोरी बहुत जरूरी है। कंप्यूटर सारा डेटा और निर्देश यहीं स्टोर करता है, और ये सब स्टोर होता है बाइनरी रूप में। बाइनरी मतलब 0 और 1। बिल्कुल। कंप्यूटर की दुनिया में सिर्फ दो ही अंक चलते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ या लो वोल्टेज, और 1 का मतलब ऑन या हाई वोल्टेज। इसी 0 या 1 को कहते हैं एक बिट। ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। सिर्फ 0 और 1, कमाल है। हाँ, और 8 बिट मिलकर बनाते हैं एक बाइट। आमतौर पर एक अक्षर जैसे ए या कोई सिंबल जैसे डॉलर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जरूरत होती है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है। फिर मेमोरी की क्षमता बताने के लिए बड़ी इकाई आती हैं। किलोबाइट, केबी, लगभग 1000 बाइट्स। मेगाबाइट, एमबी, लगभग 10 लाख बाइट्स। गीगाबाइट, जीबी, लगभग 1 अरब बाइट। और टेराबाइट, टीबी, लगभग 10 खरब बाइट। आजकल तो टीबी में हार्ड डिस्क काम हो गई है। सही कहा। अब मेमोरी के प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। 2 तरह की? कौन सी? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिससे सीपीयू सीधे जुड़ा होता है। ये तेज होती है, लेकिन आमतौर पर इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है और ये महंगी भी होती है। कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी यही है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें मुख्य हैं रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम तो सुना है, फोन में भी होती है, लैपटॉप में भी। हाँ, जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं या फाइल खोलते हैं तो वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड होती है, ताकि सीपीयू तेजी से उस पर काम कर सके। लेकिन रैम वॉलेटाइल होती है ना? बिल्कुल सही। वॉलेटाइल का मतलब है कि जैसे बिजली बंद हुई, रैम में रखा सारा डेटा गायब हो जाता है। इसीलिए इसे टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। रैम भी 2 तरह की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। अच्छा, और रोम क्या है? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो डेटा होता है उसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, बदल नहीं सकते आसानी से। और ये नॉन वॉलेटाइल होती होगी? हाँ, ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बिजली जाने पर भी इसमें डेटा बना रहता है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बहुत जरूरी निर्देश स्टोर होते हैं, जिन्हें बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर ऑन करते जो पहली स्क्रीन आती है वो शायद रोम से ही आती है। जी हाँ, रोम के भी कई प्रकार हैं, जैसे प्रोम, ईप्रोम, जिनमें कुछ हद तक बदलाव संभव होता है। रैम और रोम के अलावा प्राइमरी में और कुछ? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कैश मेमोरी। कैश, ये क्या करती है? ये सीपीयू और रैम के बीच में एक बहुत ही तेज छोटी सी मेमोरी होती है।
सीपीयू को जिन डेटा या निर्देशों की बार बार जरूरत पड़ती है, कैश उन्हें अपने पास रख लेती है। इससे क्या फायदा? फायदा ये कि सीपीयू को बार बार धीमी रैम तक नहीं जाना पड़ता। वो सीधे कैश से डेटा उठा लेता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड काफी बढ़ जाती है। वाह, तो ये हो गई प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, कैश। अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी, ये स्थायी स्टोरेज के लिए होती है। मतलब यहाँ डेटा तब तक सेव रहता है जब तक हम उसे डिलीट न करें। बिजली बंद होने पर भी नहीं उड़ता। अच्छा, जैसे हमारी हार्ड डिस्क। बिल्कुल। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD सबसे आम उदाहरण है। इसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, गाने, सॉफ्टवेयर वगैरह स्टोर करते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, पर इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये सस्ती भी होती है। आजकल SSD भी बहुत चलती हैं। हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD ये HDD की तरह घूमने वाली डिस्क इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि फ्लैश मेमोरी चिप्स इस्तेमाल करती हैं। इसलिए ये HDD से काफ़ी तेज़, हल्की और कम बिजली खाने वाली होती हैं, पर थोड़ी महंगी होती हैं। और पेन ड्राइव, CD, DVD? जी, पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, CD-ROM, CDRW, DVD, ये सब भी सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण हैं। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या बैकअप रखने के काम आते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी होती थी, पर अब वो पुरानी हो गई। हाँ, फ्लॉपी तो अब दिखती भी नहीं। और बड़े पैमाने पर डेटा बैकअप के लिए मैग्नेटिक टेप का भी इस्तेमाल होता है, खासकर कंपनियों में। तो ये हो गई मेमोरी की कहानी। प्राइमरी तेज टेम्पररी रैम या परमानेंट रोम, और कैश सेकेंडरी स्थायी स्टोरेज ज्यादा क्षमता वाली HDD, SSD, पेन ड्राइव आदि। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए, हार्डवेयर और मेमोरी की बात हो गई, पर आपने शुरू में कहा था कि हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं कर सकता। तो अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कंप्यूटर की आत्मा। हाँ, सॉफ्टवेयर यानी निर्देशों का समूह या प्रोग्राम्स का कलेक्शन। यही हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सॉफ्टवेयर भी कई तरह के होते होंगे। हाँ, मोटे तौर पर हम सॉफ्टवेयर को 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। 3? कौन कौन सी? पहला और सबसे जरूरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, ये वो सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है। ये हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बिठाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम OS सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कंप्यूटर का मैनेजर है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, OS लोड होता है और फिर सारे काम संभालता है। जैसे कि क्या-क्या काम करता है OS? अरे बहुत सारे काम। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस देता है, जैसे विंडोज का डेस्कटॉप या कमांड प्रॉम्प्ट। मेमोरी को मैनेज करता है, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलेगी। प्रोसेसर का टाइम मैनेज करता है, कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा। फाइलों को मैनेज करता है, कहाँ सेव होंगी, कैसे ऑर्गेनाइज होंगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस को संभालता है, सुरक्षा का ध्यान रखता है। बाप रे, इतने सारे काम। विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, ये सब OS ही हैं। जी हाँ, ये सब लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS एक पुराना कमांड आधारित OS था। यूनिक्स और लिनक्स सर्वर और डेवलपर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। OS कई तरह के हो सकते हैं, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में OS के अलावा और क्या आता है? इसमें आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर? भाषा बदलने वाले। हाँ, देखिए हम प्रोग्रामर लोग तो अपनी भाषाओं में कोड लिखते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन। इन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो इंसानी भाषा के करीब होती है। हाँ। और कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा। हाँ, बाइनरी। तो इन हाई लेवल भाषाओं को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ये कौन कौन से होते हैं? 3 मुख्य तरह के हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अच्छा। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी ऊपर होती है, को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है। और कंपाइलर? कंपाइलर किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ता है और उसे मशीन कोड में बदल देता है। फिर वो मशीन कोड फाइल रन होती है पूरे प्रोग्राम को एक साथ। हाँ। और इंटरप्रेटर? वो हाई लेवल प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़ता है, उसे मशीन कोड में बदलता है और तुरंत रन कर देता है। फिर अगली लाइन पर जाता है। अच्छा, लाइन बाय लाइन। जी। तो ये थे सिस्टम सॉफ्टवेयर OS और ट्रांसलेटर्स। अब दूसरी कैटेगरी। दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये शायद वो सॉफ्टवेयर है जिन्हें हम यूजर्स अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं।
हमारी जरूरतें पूरी करने वाले सॉफ्टवेयर। जैसे उदाहरण दीजिए। अरे ढेरों हैं। लिखने पढ़ने के लिए वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड, हाँ हिसाब किताब और डेटा एनालिसिस के लिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे MS एक्सेल, जी। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावरपॉइंट, हाँ इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, हम्म। फोटो एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर, वीडियो देखने सुनने के लिए मीडिया प्लेयर, गेम्स। गेम्स भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, हाँ बिल्कुल। अकाउंटिंग के लिए टैली जैसे सॉफ्टवेयर, जी। डेटाबेस मैनेज करने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आजकल हम इन्हें एप्स भी कहते हैं। सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरी कैटेगरी? तीसरी, वैसे कुछ वो इसे अलग नहीं मानते, पर कह सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब उपयोगी। हाँ, ये वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के रखरखाव, मेंटेनेंस और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैसे एंटीवायरस? बिल्कुल। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। डिस्क को क्लीन करने वाले टूल्स, डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स, फाइल को कंप्रेस करने वाले प्रोग्राम जैसे WinZip, बैकअप लेने वाले प्रोग्राम, ये सब यूटिलिटीज हैं। ये सिस्टम को स्मूथ चलाने में मदद करते हैं। समझ गए। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया भी काफी बड़ी है। सिस्टम, OS, ट्रांसलेटर, एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, ब्राउजर, गेम्स और यूटिलिटी, एंटीवायरस क्लीनर। जी हाँ, और ये सब मिलकर ही कंप्यूटर को एक उपयोगी मशीन बनाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन आजकल कंप्यूटर अकेले तो काम नहीं करते, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आज की दुनिया का, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, इसका क्या मतलब है? जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइस आपस में इस तरह जुड़ते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जानकारी या संसाधन रिसोर्सेज साझा कर सकें, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। संसाधन साझा करना। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं, पर प्रिंटर एक ही है, तो नेटवर्क के जरिए 10 कंप्यूटर उसी एक प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये हुआ संसाधन साझा करना। अच्छा, और जानकारी साझा करना? मतलब फाइलें भेजना, ईमेल भेजना, एक सेंट्रल सर्वर पर रखी फाइलों को एक्सेस करना, ये सब जानकारी साझा करना है। नेटवर्क भी अलग अलग तरह के होते होंगे साइज के हिसाब से? हाँ बिल्कुल। सबसे आम है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक घर, एक ऑफिस या एक बिल्डिंग तक ही सीमित होता है। ठीक है, LAN। फिर है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है, जैसे एक शहर, एक देश या पूरी दुनिया। इसमें कंप्यूटर अक्सर टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट के जरिए जुड़े होते हैं। और इंटरनेट, वो WAN है। इंटरनेट तो WAN का भी सबसे बड़ा उदाहरण है, बल्कि ये तो नेटवर्कों का नेटवर्क है। अच्छा, एक और सुना है MAN। हाँ, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक शहर के अंदर फैला नेटवर्क होता है, साइज में LAN से बड़ा और WAN से छोटा। LAN, MAN, WAN, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेट पर, नेटवर्कों का नेटवर्क। जी हाँ, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। ये काम कैसे करता है? मतलब इतने सारे कंप्यूटर कैसे जुड़े हैं और बात कैसे करते हैं? ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स पर काम करता है जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल सूट है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP ये क्या करता है? समझिए कि ये इंटरनेट पर डेटा भेजने और पाने के लिए नियम तय करता है। जैसे चिट्ठी भेजने के लिए पता लिखने का एक तरीका होता है, वैसे ही इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स भेजने और सही जगह पहुंचाने के लिए TCP नियम बनाता है। अच्छा, और कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए क्या चाहिए? पहले तो टेलीफोन लाइन के जरिए जोड़ने के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ती थी। मॉडेम का काम था कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल में बदलना, मॉड्यूलेशन, और वापस एनालॉग को डिजिटल में बदलना, डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, समझ गई। आजकल तो खैर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ज्यादा चलते हैं, जो केबल, कोएक्शियल केबल या फाइबर ऑप्टिक के जरिए आते हैं। ये बहुत तेज होते हैं। हाँ, फाइबर वाला कनेक्शन तो बहुत फास्ट होता है। जी। इंटरनेट से जुड़ने के बाद उस पर मौजूद जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए एक वेब ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। बिल्कुल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब www पर मौजूद वेबसाइट्स को देखने में मदद करते हैं। हर वेबसाइट का एक पता भी होता है। हाँ, हर वेबसाइट या वेब पेज का एक यूनिक पता होता है, जिसे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। जैसे www.google.com एक URL है। और इतनी सारी वेबसाइट्स में से अपनी काम की चीज कैसे ढूंढे? उसके लिए हैं सर्च इंजन, जैसे गूगल, बिंग, डकडकगो। हम इनमें कीवर्ड डालते हैं और ये हमें उससे मिलती जुलती वेबसाइट्स की लिस्ट दे देते हैं। इंटरनेट ने तो वाकई दुनिया बदल दी है। इसके इस्तेमाल क्या क्या है? वैसे तो हम सब रोज ही करते हैं। हाँ, इस्तेमाल अनगिनत है। ईमेल भेजना और पाना,
सबसे पुराने उपयोगों में से एक। दोस्तों, परिवार से चैटिंग करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी विषय पर जानकारी खोजना, फाइलें भेजना और डाउनलोड करना, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स। बिल्कुल। ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिससे हम दूर बैठे लोगों से आमने सामने बात कर सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलना, फिल्में देखना, गाने सुनना, मनोरंजन। ई-लर्निंग, घर बैठे पढ़ना, कोर्स करना, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना। लिस्ट बहुत लंबी है। सही में इसने कम्युनिकेशन, बिजनेस, मनोरंजन, शिक्षा, हर चीज को बदल दिया है। भारत में इंटरनेट कब आया था हम लोगों के लिए? भारत में पब्लिक इंटरनेट सेवा VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त 1995 को शुरू की थी। अच्छा, 1995 में। और तब से आज तक कितना कुछ बदल गया है। बहुत ज्यादा। स्पीड बढ़ी, पहुंच बढ़ी और इस्तेमाल करने के तरीके भी बहुत बदल गए। तो आज हमने लूसेंस कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर की एक अच्छी खासी झलक देख ली। ये क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, एबेकस से AI तक।